नमस्कार दोस्तों, पीएससी अड्डा के YouTube चैनल पर मैं राहुल व्यास आप सभी का एक बार फिर से तहे दिल से हार्दिक स्वागत करता हूं दोस्तों आज का जो वीडियो है दोस्तों, जैसा कि आप देख रहे हैं कि संविधान की प्रमुख विशेषताओं के ऊपर जो है ये वीडियो हम लेकर आए हैं। और दोस्तों ये इम्पोर्टेंट रखता है ये टॉपिक दोस्तों स्पेशल रूप से जो भी यूपीएससी की तैयारी कर रहे हैं या फिर एमपीपीएससी की हम बात करें तो डायरेक्टली आपको एमपीपीएससी में सटीक क्वेश्चन जो है देखने को मिल जाता है कि संविधान की जो है विशेषताएं क्या हैं या संविधान की प्रमुख विशेषताओं को आप जो है लिखिए। तो ये टॉपिक इसलिए दोस्तों मैं इसको एंडिंग रूप से कवर कर रहा हूं क्योंकि अभी तक हमने जितने भी हमारे इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन से संबंधित जितने भी टॉपिक्स डिस्कस किए हैं और उसमें जब हमने पूर्ण रूप से जब हम उसको समझ चुके हैं तो यहाँ पर ये जो टॉपिक है हम एंडिंग में इसीलिए पढ़ रहे हैं ताकि आपके जितने भी कॉन्सेप्ट है वो भी क्लियर हो और यहाँ पर ये जो टॉपिक है आपको आसानी से इजीली रूप से समझ में आ जाए। तो दोस्तों अभी तक अगर आपने हमारी जो प्लेलिस्ट में कॉन्स्टिट्यूशन से संबंधित जितने भी टॉपिक्स हैं वो अगर आपने कवर नहीं किए हैं तो पहले वो देख लीजिएगा। और इस वीडियो में आपको जानने को मिलेगा दोस्तों संविधान की विशेषताओं के बारे में, क्योंकि अक्सर आपने अपने जितने भी मित्रगण हैं अगर तैयारी कर रहे हैं तो किसी न किसी के मुंह से आपने ये सुना होगा कि जो हमारा भारतीय संविधान है दोस्तों वो कट कॉपी एंड पेस्ट है, यानी कि दूसरे के संविधान से हमने जो है प्रावधान जो ऐड किए हैं उसी के आधार पर हमारे भारतीय संविधान का जो आलोचनात्मक रूप से ये बात आपको सुनने को मिलती है। तो आप जो है आज के वीडियो में ये समझ जाएंगे कि हमारा जो भारतीय संविधान है वो कितना महान है, कितना जो है विस्तृत है और क्या जो है इसकी विशेषताएं हैं। तो दोस्तों इसी जो है हमारे भारतीय नागरिक होने पर जो है हम गर्व करेंगे इस टॉपिक को जानने के बाद। तो स्टार्ट करते हैं दोस्तों और जानते हैं संविधान की जो है प्रमुख विशेषताओं के बारे में। सबसे पहले थोड़ा सा दोस्तों इसके बारे में हम इंट्रो की बात करें तो भारतीय संविधान इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन जो है वो तत्वों एवं मूल भावना के संबंध में अद्वितीय है। अद्वितीय का मतलब ही दोस्तों यहाँ पर आप समझ जाएंगे कि ये इसके अलावा जो है ऐसा संविधान दूसरा नहीं है। तो जो मूल भावना के संबंध में और तत्वों के मामले में ये क्या है, अद्वितीय जो है संविधान है। हालांकि इसके कई तत्व जो हैं विश्व के विभिन्न संविधानों से उधार लिए गए हैं। भारतीय संविधान के कई ऐसे तत्व हैं जो उसे अन्य देशों के संविधानों से अलग पहचान प्रदान करते हैं। ये तो हो गई दोस्तों हम थोड़ी सी इंट्रो की बात। अब हम जो है संविधान की विशेषताओं के ऊपर चर्चा करते हैं डायरेक्टली, क्योंकि आपको जब कभी भी इस पर आंसर राइटिंग करनी होगी तो वहां पर आपको या तो पॉइंट वाइज, क्योंकि वर्ड लिमिट के अकॉर्डिंग हमें जो है लिखना होता है, और अगर इस पे जो है पूरा 300 वर्ड पे अगर हमारा आंसर बनता है तो हमें जो पूरा डिटेल में लिखना होगा। तो यहाँ पर आप 1 लाइन 1 जो है इसे याद कर लीजिए और समझ लीजिए दोस्तों। तो सबसे फर्स्ट पॉइंट है दोस्तों कि हमारे संविधान की विशेषताओं का सबसे लंबा ये जो है लिखित संविधान है वो कैसे, ठीक है। तो हमारा जो संविधान है वो 2 वर्गों में जो दोस्तों जो संविधान होते हैं वो 2 वर्गों में विभाजित किए जाते हैं। एक होता है दोस्तों लिखित संविधान, जैसे कि यहाँ पर एग्जाम्पल के रूप में अमेरिकी संविधान का उदाहरण दिया है। और जब हम भारतीय संविधान की बात करें तो वह भी एक लिखित संविधान है। कैसे दोस्तों कि जो लिखित संविधान होता है उसमें जितने भी प्रावधान होते हैं दोस्तों वो एक लिखित रूप में होते हैं। दोस्तों जिस प्रकार से भारत का जो संविधान है वो आप देखेंगे कि एक बुक के रूप में जिसे भारतीय संविधान नाम दिया गया है तो उसमें जो है सारे अनुच्छेद लिखे गए हैं। तो वहां पर जितनी भी व्यवस्था होती है, जो भी प्रावधान होते हैं उनको लिख दिया जाता है, तो उसे जो है हम लिखित संविधान कहते हैं। और इसी का एग्जाम्पल जो हमारा संविधान भी है और एक अमेरिकी संविधान जो है वो भी जो है लिखित संविधान है। दूसरा जो है दोस्तों संविधान का दूसरा वर्ग वो होता है अलिखित संविधान। अब अलिखित संविधान जैसे कि फॉर एग्जांपल ब्रिटेन का संविधान। अब अलिखित संविधान क्या होता है दोस्तों कि ये जो संविधान होते हैं दोस्तों ये लिखित रूप में नहीं होते हैं, यानी कि इनको प्रावधान जो होते हैं वो लिखित रूप में लिखा नहीं जाता है, परंतु ये जो है अपनी परंपराओं और जो है मौखिक रूप में ही जो है इनके जो प्रावधान होते हैं वो चले आते रहते हैं। जो पीढ़ी दर पीढ़ी जो है जो परंपराएं होती दोस्तों उन्हीं के अकॉर्डिंग जो है ये संविधान जो है चलता है। तो जैसे कि फॉर एग्जांपल जो ब्रिटेन का संविधान है वो एक अलिखित संविधान का उदाहरण है, ठीक है। तो यहाँ पर आपको कलर मैच नहीं कर रहा होगा दोस्तों, मैं चेक कर लेता हूँ, ठीक है। तो यहाँ पर हमने दोस्तों डिस्कस किया कि सबसे लंबा जो लिखित संविधान है ये हमारे भारतीय संविधान की विशेषता है और हमारा जो संविधान है वो एक लिखित संविधान है, ठीक है। तो भारत का संविधान जो है वो विश्व का सबसे लंबा लिखित संविधान है। तो कैसे है दोस्तों सबसे लंबा कि मूल रूप से 1949 संविधान में एक प्रस्तावना,
और 395 अनुच्छेद, 22 भागों में विभक्त और 8 अनुसूचियां थी। जब ये संविधान हमारा बना था दोस्तों 1949 में अंगीकार कर लिया गया था, तब जो है इसमें एक प्रस्तावना, 395 अनुच्छेद और 8 अनुसूचियां थी, सभी जो हम डिस्कस कर चुके हैं। वर्तमान में अभी की तारीख में दोस्तों इसमें एक प्रस्तावना है और 465 अनुच्छेद हैं और 22 भागों में ये वर्णित है, यानी कि 22 भागों में इसको बांटा गया है और 12 जो है अभी अनुसूचियां हमारे भारतीय संविधान में हैं। तो दोस्तों यहाँ पर एक मैं आपको चीज जो है बता दूं, जैसे कि जो 465 अनुच्छेद आप देखेंगे दोस्तों, तो अभी वर्तमान में भी अगर कभी क्वेश्चन बने तो अभी भी वर्तमान में 395 ही अनुच्छेद हैं, न कि जो है 465। परंतु बहुत सारी वो है बुक्स जो हैं पॉलिटी की, उसमें जो है आपको 465 अनुच्छेद मिल जाते हैं और उनको जो है 22 भागों में ही डिवाइड किया गया है। कैसे? जैसे कि फॉर एग्जांपल जब आप देखेंगे कि आर्टिकल 21 है तो उसी में जो है सब पॉइंट आप देखेंगे तो आर्टिकल 21 के उसी में जो है हमें शिक्षा का अधिकार जो है बाद में ऐड कर दिया गया। और आप देखेंगे जो हमारी पंचायती राज व्यवस्था है उसमें भी आर्टिकल 243 के अंतर्गत काफी जो है अनुच्छेद दिए गए हैं। तो उन्हीं अनुच्छेदों को अगर अलग अलग 1 बाय 1 जो है काउंट किया जाता है तो यहाँ पर 465 अनुच्छेद अलग अलग हो जाते हैं, जबकि ऐसा नहीं है। उनको एक किसी अनुच्छेद के तहत ही जो है ऐड किया गया है, इसलिए टोटल जो हम आर्टिकल की बात करेंगे तो वो अभी भी वर्तमान में 395 ही है दोस्तों। तो यहाँ पर किसी प्रकार का कोई कंफ्यूजन नहीं रखिएगा कि अभी वर्तमान में एक प्रस्तावना, 395 अनुच्छेद और 12 अनुसूचियां हैं और वो 22 भागों में विभक्त हैं। ठीक है, हम नेक्स्ट जो है विशेषता को देखें तो दोस्तों विभिन्न स्रोतों से विहित है हमारा भारतीय संविधान। कैसे? तो संविधान का जो अधिकांश ढांचागत हिस्सा भारत शासन एक्ट 1935 से लिया गया है। जैसा कि मैंने बताया दोस्तों कि भारत शासन एक्ट 1935 बना था ब्रिटिश गवर्नमेंट के समय, तो ये जो एक्ट लाया गया था दोस्तों, इसमें जो व्यवस्था थी भारत को संचालित करने के लिए, शासन संचालित करने के लिए, तो इसी एक्ट के तहत जो है दोस्तों जो व्यवस्था है वो अधिकतर जो है हमारे भारतीय संविधान में लिए गए हैं। लगभग जो है 200 अनुच्छेद हमारे भारतीय संविधान में इस भारत शासन एक्ट 1935 से पूरे के पूरे जो है ले लिए गए हैं। ठीक है, तो जो ढांचागत हिस्सा है दोस्तों वो इसी एक्ट से हमारे संविधान में आया है। और संविधान का जो दार्शनिक भाग है, जैसे कि मौलिक अधिकार और राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत हैं, ये हमने अमेरिका से लिए हैं मौलिक अधिकार, और आयरलैंड से हमने राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत लिए हैं। संविधान की जो राजनीतिक भाग का अधिकांश हिस्सा जो है वो ब्रिटेन के संविधान से लिया है। यानी कि यहाँ पर हम संसदीय प्रणाली की बात करें दोस्तों तो अधिकांश जो और संसदीय शासन प्रणाली के जितने भी प्रारूप है तो वो सभी हमने ब्रिटेन के संविधान से लिए हैं। और हमने जो है पूरा एक अलग से टॉपिक कवर किया है दोस्तों कि जो विभिन्न देशों से हमने स्रोतों के रूप में हमारे भारतीय संविधान में क्या क्या प्रावधान जोड़े हैं तो वो भी हमने कवर किए हैं। तो यहाँ पर सिर्फ हम शॉर्ट रूप में देखेंगे संविधान के अन्य प्रावधान, जैसे कि कनाडा से हमने सशक्त केंद्र की व्यवस्था ली है, ऑस्ट्रेलिया से संवर्ती सूची की प्रावधान जर्मनी से लिया है, फिर यूएसएसआर यानी कि सोवियत संघ जो अभी वर्तमान में रूस है तो उससे हमने मौलिक कर्तव्य लिए हैं। इसी प्रकार से फ्रांस, फिर दक्षिण अफ्रीका, फिर जापान इत्यादि देशों के संविधान से हमने विभिन्न प्रावधानों को हमारे संविधान में ऐड किया गया है। ठीक है, ये हो गई दोस्तों हमारे भारतीय संविधान की विशेषता। तीसरी दोस्तों विशेषता क्या है कि नम्यता एवं अनम्यता का समन्वय। अब यहाँ पर ये अनम्यता और नम्यता क्या है दोस्तों, ठीक है, समझते हैं कि कठोर या अनम्य, यानी कि जो नमता नहीं यानी कि कठोर है जो, तो वो अनम्य जो संविधान है उसे माना जाता है जिसमें संशोधन करने के लिए विशेष प्रक्रिया की आवश्यकता हो। जैसे कि अमेरिका का संविधान, तो जो अमेरिकी संविधान दोस्तों वो किस प्रकार का संविधान है, अनम्य संविधान है जिसमें विशेष प्रक्रिया अपनानी होती है अगर हमें संविधान में संशोधन करना होता है। दूसरा प्रकार होता है दोस्तों लचीला या नम्य संविधान। ये जो है संविधान वह कहलाता है नम्य संविधान जिसमें संशोधन की जो प्रक्रिया है वही हो जैसे आम कानूनों के निर्माण में अपनाई जाती हैं। जैसे कि ब्रिटेन का संविधान, फॉर एग्जाम्पल जैसे जो ब्रिटेन का संविधान दोस्तों, वहां पर अगर संविधान में संशोधन करना होता है तो वहां पर वो इजीली रूप में जो है उसमें संशोधन कर देते हैं। तो वो जो संविधान है दोस्तों एक नम्य संविधान का उदाहरण है, लचीले रूप का। तो यहाँ पर जो हम भारत के संविधान की बात करें तो जो भारत का संविधान है वो न तो लचीला है और न ही कठोर है, बल्कि यह दोनों का मिला
जुला रूप हैं। तो ये कैसे है दोस्तों, यानी कि न तो हमारा भारतीय संविधान नम्य संविधान है, न जो है अनम्य संविधान है। यहाँ पर जो है दोनों का मिला जुला जो स्वरूप है वो हमारे भारत के संविधान में अपनाया गया है। वो कैसे दोस्तों कि आर्टिकल 365 में 2 तरह के संशोधन का प्रावधान है। तो कुछ उपबंधों को संसद में विशेष बहुमत से संशोधित किया जा सकता है। विशेष बहुमत का मतलब क्या होता है दोस्तों, 2/3 बहुमत से जो है किसी विधेयक को या जो है संशोधन करना है तो वहां पर 2/3 बहुमत से उसे पारित किया जाता है। और अगर दूसरे प्रकार के हम संशोधन की बात करें तो कुछ अन्य प्रावधानों को संसद के विशेष बहुमत और कुल राज्यों के आधे से अधिक जो है राज्यों के अनुमोदन से ही संशोधित किया जा सकता है। अब यहाँ पर देखिए दोस्तों कि कुछ उपबंध तो ऐसे होते हैं, यानी कि कुछ संशोधन तो इस प्रकार से होते हैं जहां पर सिर्फ 2/3 बहुमत जो होता है विशेष बहुमत उससे संशोधन कर दिया जा सकता है। परंतु कुछ ऐसे होते हैं दोस्तों जहां पर विशेष बहुमत की भी आवश्यकता होती है और राज्यों का समर्थन भी आवश्यक होता है। तो यहाँ पर किस प्रकार की व्यवस्था होती है दोस्तों कि जब कभी भी अगर मान लीजिए कोई इस प्रकार का संशोधन है या फिर कानून लाना है, तो जहां पर जो हम कानून ला रहे हैं उसकी वजह से अगर विभिन्न जो राज्य हैं वहां पर अगर प्रभावित होते हैं या पूरे देश में जो है कहीं ना कहीं इस प्रकार का कोई नया कानून या संशोधन भी हो रहा है जो अन्य राज्यों को जो है प्रभावित करता है, तो वहां पर जो है राज्यों के बहुमत जो है आवश्यक होता है। ठीक है दोस्तों, तो ये 2 व्यवस्था आप देखेंगे दोस्तों हमारे 360 आर्टिकल जो है इसके तहत जो संशोधन के प्रावधान। तो यहाँ पर आप समझ गए होंगे कि नम्यता और अनम्यता का यहाँ पर हमें समन्वय देखने को मिलता है। इसके अलावा जो है संविधान के कुछ प्रावधान जो है आम विधायी प्रक्रिया यानी कि नॉर्मल जो है कानून प्रक्रिया के द्वारा जो है संशोधित किए जा सकते हैं, परंतु ये जो संशोधन होते हैं वो आर्टिकल 368 के अंतर्गत नहीं आते हैं दोस्तों। तो इसके अकॉर्डिंगली जो है इसमें संशोधन नहीं होता है, ये सिर्फ एक नॉर्मल कानूनी प्रक्रिया के तहत ही जो है चेंज किए जा सकते हैं। तो ये जो है हमारी हो गई भारतीय संविधान की विशेषता। नेक्स्ट हम देखें दोस्तों कि एकात्मकता की ओर झुकाव के साथ संघीय व्यवस्था की बात जो है हमारे भारतीय संविधान में शामिल है। कैसे? तो भारत का जो संविधान है वो संघीय सरकार की स्थापना करता है। इसमें संघ के सभी आम लक्षण विद्यमान हैं। अब संघीय सरकार हम देख चुके हैं दोस्तों, यानी कि केंद्र की सरकार होती है और राज्य की सरकार होती है। तो इसी जो संघीय सरकार की व्यवस्था है यहाँ पर जो है हम आम लक्षण की बात करें जैसे कि 2 सरकार होती हैं और शक्तियों का विभाजन उसमें होता है, केंद्र में होता है, राज्य में होता है। फिर लिखित संविधान होता है यहाँ पर। उसके बाद संविधान की सर्वोच्चता है और संविधान की कठोरता होती है। फिर स्वतंत्र न्यायपालिका होती है, जबकि द्विसदनीयता यानी कि 2 सदन की व्यवस्था हमारे यहाँ पर की गई है। तो यहाँ पर दोस्तों आप देखेंगे कि संघीय व्यवस्था का स्वरूप भी हमारे भारतीय संविधान में देखने को मिलता है। जैसे कि यहाँ पर फॉर एग्जांपल हमने उदाहरण देखे हैं कि 2 सरकार, शक्तियों का विभाजन, इस प्रकार से। और जबकि यहाँ पर यद्यपि भारतीय संविधान में बड़ी संख्या में एकात्मकता और गैर संघीय लक्षण भी विद्यमान है। यानी कि एकात्मकता का मतलब क्या होता है दोस्तों कि एक रूप में ही जो है हमारा भारतीय संविधान कार्य करे, यानी कि गैर संघीय लक्षण उसमें भी विद्यमान है। तो यहाँ पर दोनों ही व्यवस्था हमें भारतीय संविधान में देखने को मिलती है, एकात्मकता और संघीय व्यवस्था। तो जब हम एकात्मकता की बात करें तो एकात्मकता कैसे है दोस्तों कि एक सशक्त केंद्र है, केंद्र ज्यादा पावरफुल होता है और एक संविधान ही है हमारे दोस्तों यहाँ पर, जबकि और एकल ही नागरिकता हमारे भारतीय संविधान में दी गई है। यानी कि जितने भी भारत के नागरिक हैं उनको एक ही नागरिकता जो है मिलती है। इसके अलावा जो है संविधान का लचीलापन, एकीकृत न्यायपालिका और केंद्र द्वारा राज्यपाल की जो नियुक्ति होती है वो भी एकात्मकता की ओर ही जो है इंगित करती हैं। और अखिल भारतीय सेवाएं और आपातकालीन जो प्रावधान है तो यहाँ पर, तो दोस्तों यहाँ पर एक चीज और नोटिस कीजिएगा कि जो एकात्मकता या फिर संघीय व्यवस्था, इसके जो एग्जाम्पल्स हैं ये आपको याद होने चाहिए। अगर 3 नंबर में इस पर क्वेश्चन बनता है तो वहां पर आपको थोड़ी सी दिक्कत हो सकती है, इसलिए यहाँ पर ये थोड़ा सा नोटिस कीजिएगा और आप नोट डाउन भी कर सकते हैं। ठीक है, हम नेक्स्ट विशेषता को देखते हैं दोस्तों कि सरकार का संसदीय जो रूप है वो जो है हमारे भारतीय संविधान की विशेषता है। तो भारतीय संविधान ने अमेरिका की अध्यक्षीय प्रणाली की बजाय ब्रिटेन की संसदीय तंत्र को अपनाया है। तो संसदीय व्यवस्था जो है विधायिका और कार्यपालिका के मध्य समन्वय व सहयोग के सिद्धांत पर आधारित है।
जबकि अध्यक्षीय जो प्रणाली होती है वो दोनों के बीच शक्तियों के विभाजन के सिद्धांत पर आधारित होती है। अब दोस्तों यहाँ पर आप समझिए कि एक तो होती है अमेरिका की अध्यक्षीय प्रणाली, जहां पर आप देखेंगे कि जो राष्ट्रपति होता है वो एक अध्यक्ष के रूप में कार्य करता है, और वहां पर जो विधायिका और कार्यपालिका होती है वो उसमें उन दोनों में जो है शक्तियों का विभाजन होता है अध्यक्षीय प्रणाली में। जबकि हमने जो है हमारे भारतीय संविधान में ब्रिटेन की जो संसदीय तंत्र को अपनाया है, और जो संसदीय व्यवस्था है इसके तहत क्या होता है दोस्तों, विधायिका और कार्यपालिका दोनों जो है अपने कार्य करती हैं, और दोनों जो है एक समन्वय और सहयोग के सिद्धांत के आधार के ऊपर जो है चलती हैं। तो यानी कि उनमें जो है टकराव की स्थिति न उत्पन्न हो, और वो जो है दोनों अपने अपने कार्य जो है जिनको हमारे जो देखेंगे तो जो विधायिका है उनका कार्य कानून बनाने का होता है, और कार्यपालिका का कार्य क्या होता है दोस्तों, तो जो योजना बनाने का कार्य होता है और सरकार को चलाने का कार्य होता है। तो यहाँ पर दोनों के जो है अपने क्षेत्राधिकार होते हैं, परंतु जो है उनमें समन्वय और सहयोग के आधार पर वो जो है अपने कार्य करते रहते हैं। तो इस प्रकार से आप देखेंगे कि जो सरकार का संसदीय रूप है ये हमारी जो भारतीय संविधान की विशेषता है। इसके आगे दोस्तों की संसदीय प्रणाली को सरकार के वेस्टमिंस्टर रूप यानी कि उत्तरदायी सरकार व मंत्रिमंडलीय सरकार के नाम से भी इसे जाना जाता है। जो संसदीय रूप है उसको इस नाम से भी जाना जाता है। आगे देखें दोस्तों की नेक्स्ट विशेषता की संसदीय संप्रभुता एवं न्यायिक सर्वोच्चता में समन्वय। संसद की जो संप्रभुता है इसका नियम ब्रिटिश संसद से जुड़ा हुआ है, जबकि न्यायपालिका की जो सर्वोच्चता है इसका सिद्धांत हमने अमेरिका के सर्वोच्च न्यायालय से लिया गया है। भारतीय संविधान निर्माताओं ने ब्रिटेन की संसदीय संप्रभुता और अमेरिका की जो न्यायपालिका सर्वोच्चता के बीच उचित संतुलन बनाने को प्राथमिकता दी है। अब दोस्तों यहाँ पर आप समझेंगे कि हमने एक चीज तो कहाँ से ली है, ब्रिटेन जो संसद की संप्रभुता है वो ली हमने ब्रिटेन की जो शासन प्रणाली है उससे ली है, और जबकि हमने जो न्यायपालिका की सर्वोच्चता है वो सिद्धांत हमने लिया है अमेरिका से। तो ये दोनों हमारे भारतीय संविधान में सम्मिलित किए गए हैं, परंतु यहाँ पर जो इस प्रकार की व्यवस्था की गई है दोस्तों की जो न्यायपालिका है और हमारे जो संसद है वो दोनों ही एक समन्वय के आधार पर यानी कि संतुलन स्थापित करते हुए जो है अपने कार्य करेंगे, और इन दोनों के बीच की जो संतुलन स्थापित करने को प्राथमिकता हमारे भारतीय संविधान निर्माताओं ने दी है। एक और जहां सर्वोच्च न्यायालय अपनी न्यायिक समीक्षा की शक्तियों के तहत कानूनों को असंवैधानिक घोषित कर सकता है, वहीं दूसरी ओर संसद अपनी संवैधानिक शक्तियों के बल पर संविधान के बड़े भाग को संशोधित कर सकता है। अब दोस्तों आपने सुना होगा कि अगर ये क्वेश्चन आता है कि संसद जो है सर्वोच्च है या फिर न्यायपालिका जो है हमारी सर्वोच्च है, क्योंकि संविधान की जो संरक्षक है दोस्तों वो कौन है, तो न्यायपालिका है, सर्वोच्च न्यायालय है, सुप्रीम कोर्ट है। वहीं जो है आप देखेंगे कि हमारा जो संसद है दोस्तों उसको ये पावर दी गई है कि वो संविधान में संशोधन कर सकती है, यानी कि संविधान के बड़े भाग में भी जो संशोधन कर सकती है। तो अब मैं दोस्तों इस क्वेश्चन का अगर आंसर दूं तो यहाँ पर मैंने आपको पहले ही बता दिया है कि दोस्तों जो हमारे भारतीय संविधान की विशेषता है उसके तहत जो है इन दोनों में एक संतुलन स्थापित करने की जो है व्यवस्था की गई है, और यहाँ पर जो है उचित संतुलन को प्राथमिकता दी गई है। यानी कि न तो जो है संसद बड़ी है न ही जो है न्यायपालिका बड़ी है। फिर भी दोस्तों आपने देखा होगा कि जो न्यायपालिका है वो समय समय पर जो है अब जो है हस्तक्षेप करने लगी हैं, जिसके बारे में हमने न्यायिक सक्रियता के टॉपिक को अलग से पढ़ा है। तो दोस्तों यहाँ पर हम ज़्यादा चर्चा नहीं करेंगे, सिर्फ आप यहाँ पर आप समझ गए होंगे कि दोनों का जो है तालमेल बिठाकर जो है हमारे भारतीय संविधान की ये विशेषता है। नेक्स्ट हम विशेषता की बात करें तो एकीकृत और स्वतंत्र न्यायपालिका। भारतीय संविधान एक ऐसी न्यायपालिका की स्थापना करता है जो अपने आप में एकीकृत होने के साथ साथ स्वतंत्र हैं, और भारत की न्याय व्यवस्था में सर्वोच्च न्यायालय शीर्ष पर है। इसके राज्य स्तर पर उच्च न्यायालय होता है और राज्यों में उच्च न्यायालय के नीचे क्रमवार अधीनस्थ न्यायालय हैं। ये तो हम ऑलरेडी अलग से कवर कर चुके हैं, इसलिए मैं यहाँ पर आपको ज़्यादा नहीं बताऊंगा। तो न्यायालयों का एकल तंत्र जो है केंद्रीय कानूनों के साथ साथ राज्य कानूनों को लागू करता है। हालांकि अमेरिका में जो संघीय कानूनों को संघीय न्यायपालिका और राज्य कानूनों को राज्य न्यायपालिका लागू करती हैं। कैसे दोस्तों कि जो हम बात करें अगर अमेरिका की, तो वहां पर दो संघ में दोस्तों यानी कि केंद्र के लिए संघीय न्यायपालिका कार्य करती हैं और राज्य के लिए राज्य का जो हाई कोर्ट होता है वो कार्य करता है। वहां पर जो राज्य के कानून होते हैं उनको लागू करने के लिए राज्य हाई कोर्ट कार्य करता है, जबकि
संघ के अगर कानून को लागू करना है तो वहां पर जो संघीय न्यायपालिका कार्य करती है, तो वहां पर दोनों के लिए अलग अलग न्यायपालिका दोस्तों, जबकि हमारे भारतीय संविधान में एकीकृत न्यायपालिका है। और वहां पर हमारे, जब हम भारत की बात कर रहे हैं दोस्तों, तो जो न्यायपालिका होती हैं वो अक्सर तो नहीं, परंतु कभी कभी जो है आप देखेंगे तो राज्य के मामले में भी जो राज्य कानून को लागू करने के लिए भी जो है सुप्रीम कोर्ट कार्य करता है, और जो केंद्रीय कानूनों को लागू करने के लिए भी न्यायालयों का एकल तंत्र जो है मौजूद है हमारे यहाँ पर। तो यहाँ पर दोस्तों जो एक ही न्यायपालिका का प्रावधान है, और वह जो है केंद्र और राज्य दोनों के लिए जो है कार्य कर सकती है, दोनों के कानूनों को लागू करवा सकती है। ठीक है, तो ये हमारी एक और विशेषता हो गई। नेक्स्ट है दोस्तों कि मौलिक अधिकार। ये तो हम सभी जानते हैं कि संविधान के तीसरे भाग में 6 मौलिक अधिकारों का वर्णन किया गया है। वे इस प्रकार हैं, तो समानता का अधिकार, अनुच्छेद 14 से 18 स्वतंत्रता का अधिकार है, फिर ये हैं आर्टिकल 19 से 22, और शोषण के विरुद्ध अधिकार 23-24 में, फिर धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार 25 से 28, और सांस्कृतिक व शिक्षा का अधिकार आर्टिकल 29 से 30, फिर संवैधानिक उपचारों का अधिकार है आर्टिकल 32 के तहत। तो ये जो अधिकार है दोस्तों, इनका उद्देश्य क्या है? मौलिक अधिकार का उद्देश्य है वस्तुतः राजनीतिक लोकतंत्र की भावना को प्रोत्साहन देना। अब राजनीतिक लोकतंत्र की दोस्तों भावना को प्रोत्साहन कैसे देते हैं ये मौलिक अधिकार? तो हमने दोस्तों वहां पर भी डिस्कस किया था कि अगर मौलिक अधिकार जो आपको प्रोवाइड किए गए हैं नागरिकों को, अगर वो मौलिक अधिकारों को लागू करने में जो राजनीति है वो हस्तक्षेप करती हैं, यानी कि जो सरकार होती है अगर वो लागू नहीं करती हैं और आपके मौलिक अधिकारों का हनन करती हैं, तो आप जो है अपने मौलिक अधिकारों को लागू करने के लिए क्या कर सकते हैं दोस्तों? न्यायपालिका की शरण ले सकते हैं। तो इसी प्रकार जो है यह कार्यपालिका और विधायिका के जो मनमाने कानूनों पर निरोधक की तरह काम करते हैं। उल्लंघन की स्थिति में इन्हें न्यायालय के माध्यम से लागू किया जा सकता है। तो इस प्रकार से दोस्तों ये जो है एक राजनीतिक लोकतंत्र की भावना को प्रोत्साहन देना का कार्य करते हैं मौलिक अधिकार। ठीक है, नेक्स्ट है विशेषता दोस्तों की राज्य के नीति निर्देशक तत्व। अब ये कैसे हैं दोस्तों? तो सबसे पहले कि जो डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर जी थे, इनके अनुसार राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत जो हैं वो भारतीय संविधान की अनूठी विशेषता है। इसका उल्लेख संविधान के 4थे भाग में किया गया है, और यहाँ पर जो है नीति निर्देशक तत्वों का जो कार्य है वो सामाजिक और आर्थिक लोकतंत्र को बढ़ावा देना है। क्योंकि आप देखेंगे कि राज्य के नीति निर्देशक तत्व जो होते हैं वो समाज और इकोनॉमी से रिलेटेड हैं, वो हमने अलग से डिस्कस किए हैं। तो वहां पर आप देख सकते हैं इनका जो उद्देश्य होता है दोस्तों, भारत में कल्याणकारी कार्य राज्य की स्थापना करना, क्योंकि जो राज्य के ऊपर डिपेंड करता है दोस्तों कि अगर वो इनके अकॉर्डिंग कार्य करते हैं नीति निर्देशक तत्वों की, तो वहां पर एक कल्याणकारी राज्य की स्थापना हो सकती है। संविधान में कहा गया है कि देश की शासन व्यवस्था में ये सिद्धांत मौलिक हैं, और यह विधायिका की जिम्मेदारी है कि वह कानून बनाते समय सिद्धांतों को अपनाए। तो ये सिर्फ एक एज कर्तव्य के रूप में दिए गए हैं कि जो सरकार होती है, विधायिका होती है, वो अपने कानून जो निर्मित करती हैं उनमें जो है इन सिद्धांतों को अपनाएं, जिससे कल्याणकारी राज्य की स्थापना हो। और इनको जो है आप न्यायालय में प्रवर्तन ही जो है नहीं किया सकता दोस्तों। आप जो है इनके लागू न होने पर जो है आप न्यायालय की शरण नहीं ले सकते, इनको न्यायालय में चुनौती नहीं दी जा सकती। तो ये सब जो है एक राज्य के ऊपर डिपेंड करता है कि वो अपने नागरिकों को ये सुविधाएं देना चाहते हैं या नहीं। तो ये राज्य के नीति निर्देशक तत्व एक और हमारे भारतीय संविधान की विशेषता है। नेक्स्ट है दोस्तों मौलिक कर्तव्य। मूल संविधान में मौलिक कर्तव्यों का उल्लेख नहीं है। इन्हें स्वर्ण सिंह जो समिति थी, इनकी सिफारिश के आधार पर 1976 में 42वें संविधान संशोधन के माध्यम से जोड़ा गया है। संविधान के भाग 4A में, ये बहुत इंपॉर्टेंट दोस्तों, अक्सर यहाँ पर कंफ्यूजन होता है कि भाग 4A में मौलिक कर्तव्यों का उल्लेख दिया गया है, जबकि भाग 4 में तो राज्य के नीति निर्देशक तत्वों का उल्लेख हमें मिलता है। मौलिक कर्तव्य नागरिक को यह याद दिलाते हैं कि वह अपने अधिकारों का इस्तेमाल करते समय यह याद रखे कि उन्हें अपने समाज, देश व अन्य नागरिकों के प्रति कुछ जिम्मेदारियों का निर्वाह करना है। तो आपके जो है दोस्तों एक कर्तव्य है कि अपने जो है समाज, देश और इनके नागरिकों के प्रति जो है क्या जिम्मेदारियां हैं वो जो है आप निर्वाह कीजिए। तो ये सभी मौलिक कर्तव्य दिए गए हैं। 11 भी मौलिक कर्तव्य दोस्तों हमें प्रदान किए गए हैं, परंतु अब ये तो सब अपने ऊपर डिपेंड करता है जो नागरिक है कि वो जो उनका पालन करे या ना करे। ठीक है, हम आगे बढ़ते हैं कि नीति निर्देशक तत्वों की तरह कर्तव्यों को भी कानून के रूप में जो है आप लागू नहीं करवा सकते हैं। तो आप जो है इनके
अगर आप जो है कर्तव्यों का पालन नहीं करते हैं, मौलिक कर्तव्य, तो आपको जो है किसी प्रकार से जो है उसे सुप्रीम कोर्ट में चुनौती नहीं दी सकती, न ही किसी हाई कोर्ट में जो है वो मामला ले जाया जा सकता है। आगे देखते हैं दोस्तों कि एक धर्मनिरपेक्ष राज्य की जो है ये हमारे भारतीय संविधान की विशेषता है। तो भारत का जो संविधान है वो धर्मनिरपेक्ष है, इसलिए यह किसी धर्म विशेष को भारत के धर्म के तौर पर मान्यता नहीं देता है। जैसा कि आप जानते हैं कि दोस्तों हमारा जो भारत है वो पंथ निरपेक्ष राज्य है और यहाँ पर किसी प्रकार से वो किसी भी धर्म को मान्यता नहीं देता है। न तो जो है वह हिंदू भारत है, न ही जो है मुस्लिम जो है भारत है, वो एक पंथ निरपेक्ष है और सभी धर्मों को समान रूप से देखता है और सभी की रक्षा भी करता है। वर्ष 1976 के 42वें संविधान संशोधन द्वारा संविधान की जो प्रस्तावना थी, इसमें धर्मनिरपेक्ष जो है शब्द को जोड़ा गया है। भारतीय संविधान में सभी धर्मों को समान आदर अथवा जो है सभी धर्मों के समान रूप से रक्षा करते हुए धर्मनिरपेक्षता के सकारात्मक पहलू को शामिल किया गया है। तो दोस्तों आप किसी के बहकावे में मत आ जाइए क्योंकि हमारा जो भारत है वो एक धर्मनिरपेक्ष राज्य है। कभी भी अगर आपको कोई ये कहता हुआ मिले कि हमारा जो भारत है वो हिंदू है या फिर मुस्लिम है या फिर, तो आप किसी के भी बहकावे में ना आइए। मैं आपसे सिर्फ यही विनती करता हूँ, इसलिए क्योंकि हमारे जो भारतीय संविधान की वो भी एक विशेषता है। ठीक है, हम आगे बढ़ते हैं दोस्तों कि भारतीय संविधान की एक और विशेषता है सार्वभौम वयस्क मताधिकार। भारतीय संविधान द्वारा राज्य विधानसभा और लोकसभा के चुनाव के आधार स्वरूप सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार को अपनाया गया है। अब ये क्या है दोस्तों, सार्वभौम वयस्क मताधिकार? तो हर वह व्यक्ति जिसकी उम्र कम से कम 18 वर्ष है, उसे धर्म, लिंग, साक्षरता अथवा संपदा इत्यादि के आधार पर कोई भेदभाव किए बिना मतदान करने का अधिकार दिया गया है। तो जितने भी सभी नागरिक हैं जो 18 वर्ष की आयु पूर्ण कर लेते हैं दोस्तों, तो वो जो है वोट देने के अधिकार होते हैं। और 1989 में 61वें संविधान संशोधन एक्ट 1988 के द्वारा मतदान करने की जो उम्र को 21 वर्ष से घटाकर 18 वर्ष जो है कर दिया गया है। तो दोस्तों ये भी हमारा भारतीय संविधान की विशेषता है। हम आगे देखते हैं दोस्तों की एक और विशेषता है एकल नागरिकता। यद्यपि भारतीय संविधान संघीय है, जैसा कि हमने डिसाइड किया है, अभी डिस्कस किया है कि हमारा जो भारतीय संविधान है वो संघीय है, जिसमें दो लक्षण एकल और संघीय है ना, इसका जो है प्रतिनिधित्व करता है, मगर इसमें केवल नागरिकता का प्रावधान है, अर्थात भारतीय नागरिकता। तो यानी कि केवल जो है एकल नागरिकता का ही प्रावधान दोस्तों हमारे इसमें है, जबकि हम दोनों रूपों में देखा है कि हमने कि एकल भी होता है और संघीय जो व्यवस्था है दोनों है हमारे यहाँ पर, परंतु यहाँ पर जो एक ही नागरिकता की व्यवस्था है भारतीय नागरिकता। तो जितने भी नागरिक हैं दोस्तों उनको एक ही नागरिकता दी जाती है, भारत की नागरिकता। और भारत में सभी नागरिकों को, चाहे वह किसी भी राज्य में पैदा हुए हो या रहते हो, संपूर्ण भारत में नागरिकता के समान राजनीतिक और नागरिक जो अधिकार प्राप्त होते हैं और उनमें कोई भेदभाव नहीं किया जाता है, सिवाय कुछ मामलों के। जैसे जनजाति प्रशासन की बात करें तो जनजाति जो इलाके दोस्तों उनको कुछ विशेष अधिकार दिए गए हैं, इसलिए वहां पर थोड़ी सी स्वायत्ता उनको मिलती है, जबकि यहाँ पर अभी जो है जम्मू कश्मीर का जब प्रावधान चेंज कर दिया गया है तो अब यहाँ पर ये इंक्लूड नहीं होगा, क्योंकि वहां पर भी अब दोस्तों एक ही नागरिकता प्रदान की जा रही है जब से। ठीक है, अब यहाँ पर हम आगे बढ़ते हैं दोस्तों। नेक्स्ट है कि स्वतंत्र निकाय। भारतीय संविधान न केवल विधायिका, कार्यपालिका व सरकार, केंद्र और राज्य न्यायिक जो है अंग ही उपलब्ध कराता है, बल्कि तो हम देखेंगे दोस्तों कि जैसे कि हमारे यहाँ पर विधायिका, कार्यपालिका और न्यायपालिका की व्यवस्था की गई है, उसके अलावा भी कुछ स्वतंत्र निकायों की स्थापना जो है हमारे भारतीय संविधान करता है। जैसे कि निर्वाचन आयोग हमने अलग से कवर किया है, नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक केग, उसके बाद संघ लोक सेवा यूपीएससी और स्टेट पीएससी की बात हमने की है। तो ये दोस्तों स्वतंत्र निकाय जो है ये भी हमारे भारतीय संविधान की विशेषता है। फिर नेक्स्ट है दोस्तों आपातकालीन प्रावधान, ये हमारे भारतीय संविधान की एक विशेषता है। तो आपातकाल की जो स्थिति होती है उसमें प्रभावशाली ढंग से निपटने के लिए भारतीय संविधान में राष्ट्रपति के लिए वृहत आपातकालीन प्रावधानों की व्यवस्था की गई है। संविधान में 3 प्रकार के आपातकाल की व्यवस्था की गई है। एक तो होता है राष्ट्रीय आपातकाल आर्टिकल 352 के तहत, और राज्य में आपातकाल आर्टिकल 356 यानी कि राष्ट्रपति शासन जिसे हम बोलते हैं। इसके बाद है नेक्स्ट कि वित्तीय आपातकाल। तो ये 3 आपातकाल दिए गए हैं दोस्तों, जिसे भी हमने अलग से अच्छे से कवर किया है। तो ये भी एक दोस्तों हमारे भारतीय संविधान की विशेषता है। अब यहाँ पर आते हैं दोस्तों लास्ट कि त्रिस्तरीय सरकार। तो त्रिस्तरीय सरकार क्या है दोस्तों, ये मूल रूप से संविधान में 2 स्तरीय राज्य व्यवस्था थी, केंद्र और राज्य संगठन के संबंध में, यानी कि केंद्र और राज्य सरकारें थी पहले।
तथा केंद्र व राज्यों की शक्तियां जो है अंतर्वृष्ट थी। ठीक है, 1992 में 73वें और 74वें जो संविधान संशोधन हुआ था, इसके तहत 3 स्तरीय यानी कि केंद्र स्तर पे केंद्र सरकार, राज्य सरकार और स्थानीय स्तर पर स्थानीय सरकार का प्रावधान किया गया है। स्थानीय सरकार को हमने भी अलग से किया है, तो दोस्तों वहां पर भी आप समझ गए होंगे, तो जो विश्व के किसी और संविधान में नहीं है दोस्तों। तो ये इस प्रकार की व्यवस्था आपको किसी संविधान में नहीं मिलती है। तो आप समझ गए होंगे दोस्तों कि हमारे भारतीय संविधान की क्या क्या विशेषता है और किस प्रकार से सम्मिलित तो किए गए हैं, जो प्रावधान कॉपी पेस्ट किए गए हैं, परंतु उसमें जो हमारी जो संतुलन की व्यवस्था जो स्थापित की गई है, तो वहां पर जो हमारा भारतीय संविधान है वो कितना महान ग्रेट हो जाता है, इसको आप अब अच्छे तरीके से समझ गए होंगे। तो ये हमारा दोस्तों टेलीग्राम चैनल है, इसे ज्वाइन कर लीजिए, वहां पर हमारी क्लास से संबंधित नोटिफिकेशन आपको मिलती रहेगी। और अगर आप जो है इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस करना ना भूले। तो दोस्तों आज के लिए बस इतना ही, आप सभी का धन्यवाद। अगर आपको वीडियो पसंद आया है तो आप लाइक और जो है कमेंट करना ना भूलें। दोस्तों आज के लिए बस इतना ही, शुभ रात्रि।